न्याय परिषद का आप सभी का फिर से एक बार मैं वेलकम करता हूं इस जबरदस्त सेशन पर, जहां पर हम एनसीईआरटी की और जो DSSS केवीएस और सीटेट की आने वाली जो एग्जामिनेशन रही, वहां पे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए और उन क्वेश्चंस के आधार पर और कौन से प्रकार के क्वेश्चन हम पूछे जा सकते हैं, इन सभी क्वेश्चन की डिस्कशन की इस सीरीज को, ये 5वां लेक्चर हमारा चल रहा है और जहां पर लगभग हमने 50-60 से क्वेश्चन के भी ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया। तो आप सभी का फिर से एक बार वेलकम करता हूं, सभी का वेरी वेरी गुड इवनिंग। और चले चलते हैं हमारी आज की सेशन में, जहां पर मैं और दानिश सर दोनों भी आपको क्वेश्चन लेंगे। दानिश सर थोड़ा लेट आने वाले क्योंकि उनका थोड़ा सा तबीयत जो है वो ठीक नहीं चल रहा है, तो पहले मैं कंटिन्यू करने वाला हूं और उसके बाद जो है सर भी आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, पर उसके पहले एक जबरदस्त शायरी आप सभी के लिए। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। देखिए, दुनिया में जितने भी लोगों का नाम बड़ा हुआ है ना, वो कभी बड़े घराने से बिलोंग नहीं करते थे। हाँ, एका दुक्का होगा, पर 99% लोग ऐसे हैं जो ऐसे घर से बिलोंग करते जहां पर उनके खाने के भी लाले थे। अब एक बात मुझे बताइए, अगर उस कंडीशन में आपने जीना सीख लिया है तो उससे बड़ी दिक्कत जिंदगी में हो ही नहीं सकती है। और उस दिक्कत को अगर आपने एक बार पार कर लिया तो भाई साहब, आपकी जिंदगी में खुशियां आने से कोई भी नहीं रुक सकता है। तो इस कोशिश के साथ कि हम कभी भी जिंदगी में हार नहीं मानेंगे और अपना जज्बा और अपना हौसला हमेशा कायम रहेंगे। एक पहले क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं और सभी लोग जो है इस पहले क्वेश्चन का आंसर दे देंगे जो आपके एनवीएस पीजीटी 2019 में पूछा गया है। चलिए बताएंगे सभी लोग इसका आंसर क्या रहेगा जी। सभी लोग आंसर करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे, शेयर और लाइक भी होते ही रहना चाहिए। चलिए बताइए। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि हम जो है एकदम बेसिक लेवल से चढ़ते चढ़ते जो ऊपर के लेवल तक पहुंचने वाले हैं, तो बेसिक लेवल के थोड़ा सा हम ऊपर आ गए हैं। चलिए बताएंगे, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। और सेम टू सेम क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा, जो बच्चे बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को पता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन जो है इस बार बीपीएससी के एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है। बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो री एग्जाम हुई थी, उस री एग्जाम में माने कि टीजीटी में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये कितने लोगों को पता है, एक बार हाथ ऊपर कर लेंगे। ये कितने लोगों को पता है, ये हाथ ऊपर कर लेंगे। और इसका आंसर आप सभी ने सही दे दिया है। इसका आंसर रहेगा आपका सिम्बायोटिक, जिसे हम क्या बोलेंगे, सहजीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहजीवी बोलते हैं। और इसके उदाहरण भी हमने बहुत सारे पढ़े हैं, बराबर है। अगर मुझे कोई बताएगा कि ये पैरासिटिक कोई प्लांट होगा, जहां पर एक एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में दिया है। ऑटोट्रॉप की अगर मैं बात करता हूं तो वो कौन कौन होते हैं, और सैफ्रोफिटिक की अगर मैं बात करता हूं जिनको हम क्या बोलेंगे, मृतपोषी बोलेंगे। इनके भी उदाहरण एक एक करके सभी लोग मुझे बताएंगे। चलिए बताइए। अगर मैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन माने कि सहजीव संबंधियों के बारे में बात करता हूं, तो एक उदाहरण आपके आंखों के सामने हमेशा आता है, वो है आपके लाइकेन का, जिसे हम लिचेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइकेन जैसिया, जिसे हम लिचेन भी बोलते हैं। अगर मैं पैरासिटिक प्लांट की अगर मैं बात करता तो कोई बता सकता है क्या कि पैरासिटिक प्लांट कौन सा होता है? उसका एक उदाहरण मुझे बता देंगे। पैरासिटिक की अगर मैं बात करता तो एक उदाहरण कोई बताएगा जल्दी से, फास्ट। सभी को पता है जी, बिल्कुल वो याद ही रखना है। उसका उदाहरण है आपका अमरबेल। इसका उदाहरण है आपका अमरबेल। अगर ऑटोट्रॉफिक की बात करता हूं तो ऐसे कौन से जीव है जो ऑटोट्रॉफिक है? तो सबसे पहला उदाहरण आपका रहेगा कि जितने भी हरे कलर के पेड़ होते हैं वो जनरली ऑटोट्रॉफिक माने कि स्वयंपोषी होते हैं। मैं सेकंड अगर एग्जांपल बात करता हूं, कुछ जीवाणु जो होते हैं, वो जीवाणु जो कुछ होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक माने कि स्वयंपोषी होती है। और उसी तरह से एक जीव हमने पढ़ा है जो प्रोटिस्टा ग्रुप से बिलोंग करता है। उस जीव का उदाहरण आप मुझे बता दोगे, उसका उदाहरण क्या है जी? उसका उदाहरण है भाई साहब यूग्लिना। उसका उदाहरण क्या है? यूग्लिना। ये हम सबने पढ़े हैं। और सैफ्रोफिटिक की अगर मैं बात करता हूं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मृतपेशी बोला जाता है या मृतपोषी बोला जाता है। उसका एक उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण उसका कौन सा है जी? वो है कवक। कवक माने कि जिसे हम फंगी बोलेंगे। और सैफ्रोफिटिक का मतलब क्या होता है? एक ऐसे जीव जो जिंदा रहने के लिए मरे हुए जीवों के ऊपर निर्भर होते हैं, उनको बोला जाता है सैफ्रोफाइट
या बोला जाता है मृत पेशी। एक बात मुझे बताइए, क्या हमने ये सीखे नहीं है? कितने लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई? कितने लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं? अगर दिक्कत नहीं हुई है तो समझ लीजिएगा आपकी लेवल बढ़ते बढ़ते ऊपर तक आ चुकी है, क्योंकि एक ही बार में ये क्वेश्चन कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। और जिसको कोई भी दिक्कत नहीं हुई है और ये चारों के चारों ऑप्शन जो फोड़ पाया है खुद के पहले और दूसरे के पहले, खुद ही खुद को जो है शाबाशी दे दो भाई साहब, बोल दो कि मेरी पढ़ाई ढंग तरीके से चल रही है। क्लियर है? चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। और उसके बाद जो है एक और एग्जांपल मैंने आपको समझा था, अगर आपको याद आ रहा है तो, माइकोरिजिया। कितने लोगों को पता है कि ये माइकोरिजिया भी एक प्रकार का सहजीव संबंध होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ये माइकोरिजिया कौन से दो उदाहरण ऐसे हैं जिनका सहजीव संबंध है? कोई बता सकता है क्या? कोई बता सकता है? चलिए, सभी लोग एक बार आंसर करेंगे। इसका उदाहरण का आंसर क्या रहेगा जी? इसका रहेगा आपका फंगी। इसका उदाहरण रहेगा फंगी। और जो भी ट्रीज होते हैं उसके जो रूट्स होते हैं, माने कि जिसको हम बोलेंगे जड़े होते हैं, उनके साथ रहने वाले ये जो संबंध होता है इसे बोला जाता है माइकोरिजिया। अगर आप इस उदाहरण के ऊपर ध्यान दे रहे हो या इस डायग्राम को देख रहे हो, आप पा रहे हो कि यहाँ पे रूट्स की संख्या देखिए कैसी है और यहाँ पे देखिए रूट्स कितनी ज्यादा बड़े हुए हैं, और ये जो उदाहरण है ये आपका माइकोरिजिया का है। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है आपको? चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। ये क्वेश्चन आपके केवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है और साथ में इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके बीपीएससी में भी पूछा गया है। चलिए, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। द ब्लैक बोर्ड सीम्स ब्लैक व्हेन इट इज। यहाँ पे पूछा गया है कि जो काला बोर्ड होता है वो काला नजर आता है, तो इसमें नहीं क्या बात है? काली चीज काली ही नजर आएगी। पर इसका सही उदाहरण या सही आंसर क्या रहेगा? हमने ये पढ़े हैं कि सर्वाधिक प्रकाश को परावर्तित करने वाला रंग कौन सा होता है? परावर्तित करने वाला रंग कौन सा होता है? तो उसका उदाहरण सभी लोग मुझे बता देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए। यहाँ पे मैंने बोला है कि सर्वाधिक प्रकाश को परावर्तित माने कि रिफ्लेक्ट करने वाला रंग कौन सा होता है? तो वो होता है आपका सफेद रंग होता है। कौन सा होता है? सफेद रंग होता है। और वही अगर सर्वाधिक प्रकाश को एब्जॉर्ब या अवशोषित करने वाला रंग कौन सा होता है? तो वो होता है, कौन सा होता है जी? वो होता है आपका काला रंग होता है। कौन सा होता है? काला रंग होता है। और जब कभी भी जहां पर प्रकाश ना हो वो चीज हमेशा काली ही नजर आएगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हमने पढ़े थे कि जब कभी भी किसी भी वस्तु की छाया बनती है या शैडो बनते, वो हमेशा कैसे होती है? वो हमेशा काली रहेगी। कैसी रहेगी? काली रहेगी। चाहे वो गोरा अंग्रेज रहे या अफ्रीकन काला सांड रहे, उन सभी का जो रंग रहेगा वो कैसे रहेगा? काला ही रहेगा। मैं छाया की बात कर रहा हूं, मैं शैडो की बात कर रहा हूं, क्योंकि शैडो वो एरिया होता है जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता, और उसीलिए वो हमेशा काला होता है। तो यहां पर ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पे काला रंग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो किसी भी रंग को रिफ्लेक्ट नहीं करता, परावर्तित नहीं करता है। यह आपका सही उत्तर रहेगा। यह आपका सही उत्तर रहता है। यह आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? सभी को क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसी तरह से एक कंसेप्ट यहां पर हमको पढ़ना है, वो है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसे हम क्या बोलते हैं जी? इसे ही बोला जाता है बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग माने कि किसी भी प्रकाश का झुकाव जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो उसके घनत्व के डिफरेंस के वजह से, सब लोग ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे किसके वजह से ये झुकाव आपको नजर आता है? वो नजर आता है जो माध्यम का घनत्व होता है, या जिसे हम बोलेंगे डेंसिटी, ये बदल जाता है। और इसी के बदलने के वजह से प्रकाश, उसकी गति और उसका वेवलेंथ दोनों भी चेंज कर लेता है, और इसीलिए वो झुक जाता है। यहाँ पे एक कॉमन चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब कभी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो नहीं बदलती है? चलिए जी, सभी लोग मुझे इसका आंसर करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन पूछा है आपको, जब कभी भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो ऐसी कौन सी उसकी प्रॉपर्टी है जो नहीं बदलती है? तो उसका आंसर क्या रहेगा? उसका आंसर रहेगा आपका फ्रीक्वेंसी।
क्या रहेगा? फ्रीक्वेंसी, माने कि जिसे बोलेंगे हम आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। सभी को क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। और उसी तरह से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, केवीएस में भी पूछा गया है, यूपी टेट में भी पूछा गया है, और हमारे बीपीएससी में तो आया ही आया है। तो ये क्वेश्चन ये है कि ये जो सफेद रंग होता है उसमें रंग कितने होते हैं जी? ये जो सफेद रंग आ रहा है उसमें कितने रंग होते हैं? उसमें होते हैं 7 रंग। कितने होते हैं? 7 रंग। और उस 7 रंगों में से सबसे ज्यादा झुकाव कौन से रंग में आपको नजर आता है? तो वो रहता है आपका ये वाला रंग, जिसे हम क्या बोलेंगे जी? इसे बोलेंगे हम वॉयलेट रंग, वॉयलेट, जामुनी। बराबर है। और उसी तरह से सबसे कम झुकाव उसमें नजर आता है, तो वो कौन सा रंग रहेगा? वो रहेगा आपका रेड वाला रंग। रेड माने कि लाल रंग, या लाल प्रकाश जो होता है उसमें सबसे कम झुकाव आपको नजर आएगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? थोड़ा सा और डिटेल में अगर मैं जाऊं तो यहां से एक बात क्लियर होती है कि अगर मैं आपको पूछूं कि ये जो मैंने डेविएशन आपको बताया है, डेविएशन का मतलब क्या होता है? प्रकाश का झुकाव। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये डेविएशन सीधे अनुपात में होता है फ्रीक्वेंसी के साथ? कितने लोग ये बात को मानते हैं? कितने लोग ये बात को मानते हैं कि ये जो प्रकाश का झुकाव हो रहा है वो फ्रीक्वेंसी के साथ सीधे अनुपात में है? अगर मैं ये बात क्लियर करना चाहूं आपको, मैं तो बताना चाहूंगा कि ये 7 रंगों में से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? ये होती है आपकी वॉयलेट रंग की, जामुनी रंग की। और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है? वो होती है आपकी रेड मान की, लाल रंग की। इसका मतलब यहां पे हमने ये देखा कि जब कभी भी एक प्रिज्म से गुजरते हुए सबसे ज्यादा झुकाव आपको वॉलेट में नजर आ रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे ये सीधे अनुपात में बोल सकता हूं कि जो भी प्रकाश का झुकाव होता है वो फ्रीक्वेंसी माने कि आवृत्ति के साथ सीधे अनुपात में होता है। क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया है? समझ में आ गया है? चलिए बहुत बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। DSSB ग्रेड 3 में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 का। चलिए सभी लोग इसका भी आंसर बता देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। चलिए सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे जी। सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे, बहुत बढ़िया। सुसाइडल बैग, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे बोला जाता है? बहुत बढ़िया, इसका सभी लोगों ने आंसर दे दिया। इसका आंसर रहेगा आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है करेक्ट आंसर रहेगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाइसोसोम के कार्य कौन से होते हैं। ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स में पाए जाते हैं। और साथ में लाइसोसोम जो होता है इसे सुसाइडल बैग इसलिए बोला जाता है कि कुछ प्रकार के ये केमिकल इस तरह के बनाता है कि जो जनरली उस कोशिका के ऊपर अटैक करने वाले जितने भी जीवाणु, वायरस जो भी होता है उसको खाने का या उसे खत्म करने का काम करता है। पर अक्सर ये भी बात हो जाती है कि जब सेल डैमेज हो जाए, जब सेल, ओके हिंदी ज्यादा बोलना है, ओके ठीक है, तो लाइसोसोम कुछ ऐसे रसायन बनाता है, लाइसोसोम कुछ ऐसे रसायन बनाता है जो कि जितने भी जीवाणु होते हैं और कोई विषाणु जो होते हैं जो आपके कोशिका के ऊपर हमला करते हैं उनको WBC मार देती है। उसके बाद उनको पचाने का काम जो है आपका लाइसोसोम करता है। क्या करता है? लाइसोसोम करता है। पर कुछ समय के बाद, जैसे कि आप सभी को पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या लिविंग कोशिकाएं माने कि लिविंग सेल्स होती है, उन सभी की एक उम्र होती है। एक उम्र होती है, वो उम्र होने के बाद जो है वो मरने लगती है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे शरीर में जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, इनकी उम्र लगभग 120 से लेकर लगभग 140 दिन के आसपास होती है। बराबर है? माने कि हमारे शरीर में मौजूद जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो 120 से लेकर 140 दिन तक जिंदा रहेंगी और उसके बाद स्प्लीन में जाकर मर जाती है। मर रही है, पर उनको सेपरेट करने का काम करता है स्प्लीन के द्वारा। तो ऑब्वियसली वहां पर कौन कार्य में आता है? वो एक्शन में आता है आपका लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या करता है? जो कोशिका मर रही है भाई साहब उसको ही एक प्रकार का केमिकल छिड़क कर पूरी कोशिका को ही मार देता है। और इसीलिए क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्योंकि सेल के अंदर का भी कोई ऑर्गन अगर मर रहा है तो उसे भी पचाने का काम कौन करेगा? ये लाइसोसोम करता है। क्लियर हो गया? अभी आपको समझ में आ गया? सभी लोग मुझे बताएंगे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है जी? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? सब लोग इसका आंसर करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है
पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल ये बोला जाता है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है कि जिसके वजह से पावर या ऊर्जा की जो है उत्पन्न होती है, तो वो बोला जाता है इसमें होता है आपका वायवीय श्वसन होता है। क्या होता है? वायवीय श्वसन, जिसे हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। और इस एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी इस्तेमाल बनते हैं? तो वो बनते हैं आपके 36 एटीपी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कितने बनते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 36 एटीपी बनते हैं। और उसी तरह से सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इस गोल्जी एपराटस का काम और उसी तरह से इस राइबोसोम का काम जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। मैंने इसके बारे में पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है। क्लियर है? चलिए बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए सब लोग इसका भी आंसर कर देंगे, जो DSSB के पीआरटी के एग्जामिनेशन में 2018 में पूछा गया है। चलिए जी सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? जी बिल्कुल सही बात बोले, ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन, ट्रांसफर ऑफ फैट, ये गोल्जी एपराटस का काम होता है। बहुत बढ़िया। और राइबोसोम का काम कौन सा होता है, ये भी सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। चलिए बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं सभी लोग, सच में बहुत बढ़िया। चलिए सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का निकाय कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है? अभी अभी ही इसके बारे में शायद आपने आंसर भी किया होगा। प्रोटीन का संश्लेषण करने वाला कौन होता है जी? वो कौन होता है? वो होता है आपका राइबोसोम होता है। कौन होता है? राइबोसोम होता है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। एक बात मुझे बताइए, अगर मैं कोशिका की बात करता हूं, मैं किसी भी कोशिका या अगर सेल की बात करता हूं, तो ये राइबोसोम आपको कोशिका सेल में कहां पर मिलेंगे? ये कहां पर होते हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर आप क्या करोगे जी? इसका उत्तर रहेगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम ईआर के नाम से भी जानते हैं, या इसे ही अंतर्द्रव्य जालिका भी बोलते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका बोलते हैं। और इसके दो प्रकार होते हैं, और उसमें होता है आपका पहला खुरदुरा, है ना, खुरदुरा अंतर्द्रव्य जालिका, और एक होता है आपका प्लेन, है ना, प्लेन या जिसे बोलेंगे स्मूथ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और ये जो आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल रहा है, इसके ऊपर होते हैं आपके राइबोसोम। कहां पर होते हैं? उसके ऊपर होते हैं आपके राइबोसोम। और ये राइबोसोम क्या बनाते हैं जी? प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और कोई मुझे बता सकता है कि राइबोसोम, सर हिंदी मीडियम वाला ज्यादा है, ज्यादा हो रहा है, ठीक है, ज्यादा नहीं हो रहा है, बिल्कुल मीडियम में ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। हाँ, तो राइबोसोम ये जो प्रोटीन बना रहे हैं, इसमें प्रोटीन बनाने में वो किनका उपयोग करते हैं? चलिए बताएंगे सभी लोग, सभी लोग मुझे आंसर करेंगे कि प्रोटीन बनाने में राइबोसोम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो आपका आंसर रहना चाहिए सर अमीनो एसिड का इस्तेमाल करते हैं। और मैं आपको बताता हूं, हमारे शरीर के 20 प्रकार के या 20 प्रकार के जो अमीनो एसिड्स होते हैं, उनको इस्तेमाल कर कर हम विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं, जो हर शरीर की कोशिका को लगने वाला अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। ये क्लियर है सभी को? चलिए बहुत बहुत बढ़िया आंसर दिए आप सभी ने। और उसी तरह से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर कर देंगे। ये भी क्वेश्चन जो है हमारे DSSB में पूछा गया है। पूछा गया कि द एटम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस। यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस तत्व के परमाणु का नाभिक सबसे छोटा होता है? नाभिक सबसे छोटा होता है। चलिए जी, सर हिंदी मीडियम में ही पढ़ा है। अगर हिंदी मीडियम में ही पढ़ाऊंगा तो इंग्लिश वाले बोलेंगे सर हमने क्या गुनाह किया है ना, हमने क्या गुनाह किया है? गुनाह कुछ नहीं है भाई साहब। चलिए बताइए, सभी लोग इसका आंसर कर देंगे, बहुत बढ़िया। और सभी लोग सही उत्तर कर रहे हैं जी। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर रहेगा आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रहेगा। कितने लोग हाइड्रोजन बोले? चले एक बार हाथ ऊपर करेंगे सभी लोग। कितने लोगों को लग रहा है कि इसका उत्तर हाइड्रोजन रहेगा? देखते हैं कितने लोग जो है सही उत्तर कर पाते हैं और कितने लोगों को हेलियम लग रहा है। चलो
यहाँ पे कुछ लोग जो है हाइड्रोजन बोल रहे हैं और कुछ लोग जो है हेलियम बोल रहे हैं। देखो हाइड्रोजन और हेलियम में क्या अंतर है मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे न्यूक्लियस माने कि केंद्रक के बारे में पूछा गया है। अगर आपको परमाणु त्रिज्या के बारे में अगर पूछा जाए, परमाणु त्रिज्या के बारे में पूछा जाए, या पूछा जाए आपको एटॉमिक रेडियस के बारे में, एटॉमिक रेडियस के बारे में, तो उस टाइम पे आंसर क्या दोगे आप? चलो क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनाकर आपको समझा रहा हूं ताकि आप इसे कदापि गलत नहीं करेंगे। चलिए सभी लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या रह सकता है। चलिए जी सभी लोग आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा फास्ट। बहुत बढ़िया। अब देखो मैक्सिमम लोग जो है कंफ्यूज हो गए, सर ये एटॉमिक रेडियस क्या है और न्यूक्लियस क्या है। देखिए सभी लोग यहां पर ध्यान देंगे, ये है आपका परमाणु और इसके सेंटर में होता है हमारा न्यूक्लियस। ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस है, बराबर है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में केवल और केवल एक जो है आपका कौन मिलता है, इसमें तो न्यूट्रॉन होता नहीं है। इसमें न्यूट्रॉन होता क्या जी? नहीं, केवल केवल एक प्रोटॉन रहेगा और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो घूमते रहेगा, बराबर है। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये है आपका केंद्रक, केंद्रक। और इस केंद्रक से लेकर तो ये पहली ऑर्बिट जो है, ये जो अंतर आपको लग रहा है, ये है आपकी परमाणु त्रिज्या। ये क्या है? आपकी परमाणु त्रिज्या, बराबर है हाइड्रोजन के लिए। पर वही अगर मैं हेलियम की बात करता हूं तो हेलियम के न्यूक्लियस में क्या होता है? सभी लोग एक साथ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हेलियम के न्यूक्लियस में, केंद्रक में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं और उसके ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए बताएंगे सभी लोग, चलिए सभी लोग इसको आंसर बताएंगे। मैंने पूछा है कि अगर मैं हेलियम के एटम माने कि परमाणु की अगर बात कर रहा हूं तो इसके न्यूक्लियस में कितने रहेंगे और इसके ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सभी लोग आंसर बताएंगे, बहुत बढ़िया। तो आप सभी का कहना यह है कि हेलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं और यहां पे होते हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन, उसके ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, बराबर है। एक बात मुझे बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं। हमने पढ़े हैं कि प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सबने पढ़े हैं, सबने पढ़े हैं, वेरी गुड। प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो यहां पे एक प्लस है और एक माइनस है, और यहां पे 2 प्लस है और 2 माइनस है। अगर मैं आपको बोलूं 1 प्लस 1 माइनस और 2 प्लस 2 माइनस में किसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा वो ज्यादा रहेगा, आप आंसर क्या करोगे? सभी लोग जो है एकदम लॉजिक से पढ़ेंगे, कुछ इलॉजिकल नहीं बताऊंगा आपको। सभी लोग मुझे बताएंगे कि अगर मैंने ये क्वेश्चन आपको पूछा कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है, यहाँ पे 2 धनात्मक और एक 2 ऋणात्मक है, तो दोनों में से मान लीजिए ये ए है और मान लीजिए ये बी है, तो दोनों में से किन में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा रहेगा? तो आप पक्का मुझे आंसर करोगे कि सर जहां पर 2 प्लस और 2 माइनस है वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा रहेगा तो ऑब्वियस है ना, ये अंदर दब जाएगा, ये अंदर जब दब जाएगा। तो जब कभी भी आपको पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस किसकी होती है, तो उस टाइम पे आप आंसर करोगे हेलियम, उस टाइम पे आप आंसर करोगे हेलियम। पर वही अगर न्यूक्लियस की बात पूछी जाती है जिसमें केवल एक ही प्रोटॉन होता है, तो उस टाइम पे आपका आंसर क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा। कितने लोगों को यह कंसेप्ट क्लियर हो गया है? कितने लोगों को यह कंसेप्ट समझ में आ गया है कि एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक न्यूक्लियस में क्या अंतर रहेगा? क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? चलिए बहुत बहुत बढ़िया। और सभी लोग जो है, सभी लोग जो है अगर आपको समझ में आ गया है और कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया है तो लाइक शेयर कर देंगे और सभी लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? क्लियर है जी? बिल्कुल मीरा जी, हम वही ट्राई कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए बहुत बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हाइड्रोजन के बारे में और बाकी एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का नॉलेज ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे छुपे हुए हैं। अगर आपको पूछा जाता है कि सबसे रिएक्टिव नॉन एलिमेंट कौन सा है, रिएक्टिव अधातु कौन सा है, सबसे ज्यादा क्रियाशील अधातु कौन सा है,
सबसे ज्यादा रिएक्टिव धातु कौन सा है और नॉन रिएक्टिव ग्रुप कौन सा है, नॉन रिएक्टिव ग्रुप कौन सा है, उसका नंबर कौन सा है, ये अगर पूछा जाता है तो ये 3 क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से करके रखना है, इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव अधातु कौन सा है, तो उसका आंसर रहेगा आपका फ्लोरीन। क्या रहेगा? फ्लोरीन। और फ्लोरीन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है आपके हैलोजन ग्रुप से बिलोंग करता है, जिसका नंबर क्या रहेगा? 17 नंबर का ग्रुप रहेगा। उसके बाद पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सा है, तो उसका आंसर रहेगा आपका सीसियम रहेगा। क्या रहेगा? सीसियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। और उसी तरह से अगर नॉन रिएक्टिव ग्रुप के बारे में पूछा जाता है, जिसमें क्रियाशील नहीं होती है और उनको ही दूसरे नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या रहेगा जी? उसका नाम रहेगा हेलोजन ग्रुप। और ये सॉरी हेलोजन नहीं, आपका इनर्ट गैस ग्रुप। तो ये वाला जो एलिमेंट आपको नजर आ रहा है, ये वाला ग्रुप, ये रहेगा आपका इनर्ट गैस ग्रुप। क्लियर है सभी को? माने कि ये क्रियाशील नहीं होता है, जनरली स्टेबल होता है। कैसे होता है? स्टेबल होता है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहे हाइड्रोजन की बात आई, तो इनको भूलना ही नहीं है आपको, इनको भूलना ही आपको, ठीक है? अगर भूल गए हो तो सभी लोग एक बार रिवाइज करेंगे। अगर आपको पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का ऐसा आइसोटोप जिसका नाम है ट्रिटियम, जिसका नाम है ट्रिटियम, ये कैसे होता है जी? ये आपका रेडियो एक्टिव होता है। कैसे होता है? रेडियो एक्टिव होता है, माने कि ये रेडियो धर्मिता होती है इसके अंदर। कैसी होती है? रेडियो धर्मिता होती है। और साथ में ये ट्रिटियम का सभी लोग मुझे एटॉमिक वेट जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और इसका एटॉमिक नंबर जो है दोनों भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। एटॉमिक वेट का मतलब जिसे बोलेंगे हम परमाणु द्रव्यमान, इसे क्या बोलेंगे? परमाणु द्रव्यमान। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और उसी तरह से परमाणु जो नंबर होता है, परमाणु जिसे संख्या बोलते हैं, वो भी सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए बताइए एक एक करके आंसर। बहुत बढ़िया, चलिए बताइए सभी लोग कमेंट करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। अगर ट्रिटियम के परमाणु द्रव्यमान के बारे में पूछा जाता है, तो ये रहा आपका ट्रिटियम, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 1 प्रोटॉन, और ये हो गया आपके 2 न्यूट्रॉन। तो इसका टोटल परमाणु द्रव्यमान कितना रहेगा? वो रहेगा आपका 3 रहेगा। कितना रहेगा? 3 रहेगा। और वही अगर परमाणु संख्या बोला जाता है, तो ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो बताते हैं आपको परमाणु संख्या। तो वो कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। क्लियर है सभी को? सबको क्लियर हो गया है? तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में ड्यूटेरियम के बारे में भी लिख देंगे कि ड्यूटेरियम का परमाणु संख्या कितना होता है, ड्यूटेरियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, जिसे हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट भी बोलते हैं। और उसी तरह से प्रोटियम का एटॉमिक वेट और एटॉमिक जो नंबर होता है, माने परमाणु संख्या और परमाणु जो द्रव्यमान होता है, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ये दोनों भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और ड्यूटेरियम के बारे में एक एक्स्ट्रा बात हमने पढ़ी थी कि ये जो ड्यूटेरियम है, ये एज ए हेवी वाटर करके फेमस है। और ये जनरली क्या करके इस्तेमाल किया जाता है? चलिए सब लोग इसका भी आंसर करेंगे कि हेवी वाटर, जिसका फार्मूला ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, ये क्या कहकर इस्तेमाल किया जाता है? जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं हमारे, जहां पे परमाणु बिजली घर जो होते हैं हमारे, वहां पर इनको मंदक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। किसके रूप में? मंदक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। किसके रूप में? मंदक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ एटॉमिक थ्योरी? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। परमाणु सिद्धांत का आविष्कारक कौन थे? यह क्वेश्चन पूछा गया है आपके एनवीएस में। कहां पे पूछा गया है? एनवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। और साथ में इसी प्रकार का एक क्वेश्चन जो है आपके 70th बीपीएससी में भी पूछा गया है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन जो है आपके 70th बीपीएससी में भी पूछा गया है। चलिए जी, सभी लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे, और इसका आंसर मुझे बताएंगे कि ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया था। बहुत बहुत बढ़िया, क्या बात है। एक का देखकर दूसरा बता रहा है ना? एकदम इजी क्वेश्चन है भाई साहब। जब कभी भी एटॉमिक थ्योरी की बात आए, जिन्होंने प्रूफ किया था, तो आपका आंसर रहेगा जॉन डाल्टन। कौन रहेगा? जॉन डाल्टन। और अगर पूछा जाता है कि सबसे पहले
एटॉमिक थ्योरी बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? एटॉमिक थ्योरी बताने वाले या एटॉम्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो उसका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? वो थे हमारे जे थॉमसन। पहले कौन से वैज्ञानिक थे? जे थॉमसन। और ये प्रश्न जो है हमारे 17th बीपीएससी में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है 17th बीपीएससी में पूछा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। सभी लोग जो है एक साथ कमेंट बॉक्स में मैं जितने बातें पूछता हूं उनका आंसर करेंगे, ठीक है? जो एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे परमाणु कण होते हैं, परमाणु कण के वैज्ञानिक कौन से जिन्होंने खोज लगाया, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला होता है, अगर आपको पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे न्यूट्रॉन की खोज किसने की। सभी लोग कमेंट बॉक्स में यह भी लिखेंगे कि प्रोटॉन की खोज किसने की। और उसी तरह से तीसरा पार्टिकल जिसे बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन, इसे क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? सभी लोग एक एक करके बताएंगे। अगर न्यूट्रॉन के बारे में पूछा जाता है तो उसका आंसर रहेगा आपका चांडविक जी। कौन थे? चांडविक जो थे, उन्होंने सबसे पहले जो है न्यूट्रॉन के बारे में बताया था। प्रोटॉन के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? वो थे आपके रुदरफोर्ड। कौन थे? रुदरफोर्ड थे। और वही अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जाता है तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? जी बिल्कुल सही बात बोले, वो थे हमारे जे थॉमसन। कौन थे? जे थॉमसन थे। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। और एक बात और मैं आपको पूछना चाहूंगा, देखते हैं कितने लोग जो इसका सही उत्तर देते हैं। एनोड रे के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक, एनोड रे के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक, उनका नाम क्या है? चलिए देखते हैं, एनोड रे के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम कौन सा है? पता है सभी को? मुझे पता है। और अक्सर शायद किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपने ये भी पढ़ा होगा कि उन्होंने रुदरफोर्ड की जगह पे जो है उन वैज्ञानिक का भी नाम बोला है। बहुत बढ़िया अश्विनी जी, सबसे पहला उत्तर आया अश्विनी जी। इनका नाम है गोल्डस्टेन। उनका नाम क्या है? गोल्डस्टेन नाम के जो वैज्ञानिक है, उन्होंने सबसे पहले एनोड रे के बारे में बताया था। और आगे जाकर जब रुदरफोर्ड जी ने उनके बारे में अध्ययन किया तो उनको यह पता चला कि ये एनोड रे जो है ये एक प्रकार के पॉजिटिव चार्ज से बने हैं। ये कैसे होते हैं? पॉजिटिव चार्ज से बने हैं। और इन पॉजिटिव चार्ज या जो हमारे धनात्मक आवेश है, उनको ही नाम दिया गया है प्रोटॉन। उनको ही नाम दिया गया है प्रोटॉन। याद रहेगा सबको? याद रहेगा सबको? चलिए बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर ये रहा, आप सभी को पता है कि उन्होंने किस तरह से जो है उसका आविष्कार किया था। और ये जो एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन जी है, ये भी मैंने पहली बार जो है आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। तो इसके जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपके साथ फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं। देखिए सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। डाल्टन जी ने यह बोला था कि कोई भी एटम अगर आप पकड़ रहे हो तो उसे हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते, ना ही उसे तोड़ सकते हैं। माने कि वो कैसे होता है? इनडिविजिबल होता है, उसे में हम ब्रेक नहीं कर सकते। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये भी बोली थी कि ये डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं और जो सेम एलिमेंट्स होते हैं अगर वो सेम सेम नजर आ रहे हैं तो उनके एटम की स्ट्रक्चर सेम रहेंगे। पर अगर मैं आयरन की बात कर रहा हूं और लोहे की बात, सॉरी कॉपर की बात कर रहा हूं, माने कि लोहे की और कॉपर माने कि तांबे की बात कर रहा हूं, तो ये दोनों भी एलिमेंट अलग अलग हैं। ये दोनों भी एलिमेंट कैसे अलग अलग है? डिफरेंट है। तो इन दोनों का जो एटम रहेगा भाई साहब, इनका जो परमाणु रहेगा वो भी अलग अलग रहेगा। क्लियर है? और उसी तरह से इन्होंने एक और थ्योरम बताया था, उन्होंने एक सिद्धांत बताया था। उन्होंने बताया कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एटम ना ही हम बना सकते हैं और ना ही उसे खत्म कर सकते हैं। ये भी सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? वो थे डाल्टन जी। कौन थे? डाल्टन जी। क्लियर है? क्लियर है? चलिए बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए जो आपकी सीटेट की एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। यह आपके सीटेट की एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका भी सभी लोग आंसर कर देंगे जल्दी से। चलिए बताइए, लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे जी। चलिए बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है। चलिए फास्ट पूछा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड ऑफ सल्फर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इमिशंस और इमिशंस फ्रॉम द कोल कंबशन एट द थर्मल पावर प्लांट। अगर मैं किसी भी विद्युत संयंत्रों में कोयले के दहन की बात कर रहा हूं तो वहां पे कौन सी गैस
उत्सर्जित होती है। तो एकदम सिंपल सा आंसर है, यहाँ पे कुछ ज्यादा सोचते रहना नहीं है। हम सभी को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी मिलता है और सल्फर के ऑक्साइड भी निकलते हैं। माने कि आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा। और यहाँ पे जितने भी मैंने या पोल्यूटेंट्स के नाम लिखे, प्रदूषकों के नाम लिखे, क्या इसमें से ऐसे कौन है जिसके वजह से एसिड रेन होता है या जिसके वजह से अम्लीय वर्षा होती है? चलिए बताएंगे सभी लोग। सबका कुछ लोगों ने कुछ ज्यादा ही सोच लिया, तो इसका सीधा सीधा आंसर था कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलना ही है, क्योंकि कोयले में आपको क्या मिलता है? कोयला, कोल में सर्वाधिक क्या होता है? कार्बन ही तो होता है। और कार्बन को अब हम जब जलाएंगे भाई साहब, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। सल्फर भी होता है ना, नाइट्रोजन तो होता ही होता है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर सी आएगा। और अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि एसिड रेन के लिए कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल है, तो ये तीनों के तीनों गैसेस जो है आपके एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये भी आपको क्लियर कट रहना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड ये कौन सा एसिड बनाता है? ये आपका कार्बोनिक एसिड बनाएगा, या आपका कार्बोनिक एसिड बनेगा। जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? आपके नाइट्रिक एसिड बनाता है, नाइट्रिक एसिड बनाता है। और जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है भाई साहब, वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। और इन तीनों के वजह से जो बरसात होती है, जो बरसात होती है, उसका पीएच मान कितना होता है? लगभग 4.6 के नीचे होता है। कैसे होता है? 4.6 के नीचे होता है। और इसीलिए उसे बोला जाता है एसिड रेन। क्या बोला जाता है? एसिड रेन बोला जाता है। और जनरली जो बरसात होती है, जनरली जो बरसात होती है, उसका पीएच कितना होता है? होता है 5.6। और जब ये पीएच मान 4.6 के नीचे चला जाए, ठीक है, उस टाइम पे उसे हम क्या बोलेंगे? एसिड रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसिड रेन बोलेंगे। ये क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा थर्मल पावर स्टेशन, ये रहा थर्मल पावर स्टेशन। तो सभी लोग जो है मुझे एक बार कमेंट करके मुझे ये बताएंगे कि ये थर्मल पावर स्टेशन से एक बात याद आती है कि अगर आपको पूछा जाता है कि भारत में या पूरे देशों में पाया जाने वाला सबसे उच्च प्रति का कोयला कौन सा होता है, सबसे उच्च प्रति का कोयला कौन सा होता है और उसमें कितने कार्बन के परसेंटेज पाए जाते हैं, सभी लोग इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। चलिए बताइए। सबसे उच्च प्रति का जो कोयला पाया जाता है उसका नाम होता है भाई साहब एंथ्रासाइड। उसका नाम क्या होता है? एंथ्रासाइट होता है। और इस एंथ्रासाइट में लगभग 90% से भी ज्यादा जो है आपके कार्बन के परसेंटेज होते हैं। और इसी के वजह से इससे बनने वाली जो ऊर्जा होती है वो सर्वाधिक होती है। कैसी होती है? सर्वाधिक होती है। और इससे होने वाला जो पोल्यूशन होता है, जो प्रदूषण होता है, वो भी कम होता है। कैसे होता है? कम होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और हमारे भारत में ये एंथ्रासाइड बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, जो जनरली आपको झारखंड और छोटा नागपुर का जो पठार है वहां पर मिलता है। अगर आपको पूछा जाता है कि दुनिया में ये एंथ्रासाइड के सबसे ज्यादा भंडार किसके पास है, तो इसका आंसर आप क्या करोगे? चलिए देखते हैं आपका जनरल नॉलेज कितना अच्छा है। ये एंथ्रासाइड जो उच्च प्रति का कोयला है, ये दुनिया में सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है? ठीक है, दुनिया की बात कर रहा हूं तो सभी लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे। ठीक है, और वही अगर पूछा जाता है सबसे कम प्रति का, सबसे कम प्रति का और सर्वाधिक प्रदूषण करने वाला कोयला कौन सा होता है, सबसे कम प्रति का कोयला कौन सा होता है, इसका भी आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, क्योंकि इसका आंसर आप सभी को पता है, मैंने आपको याद करवा लिया है इसके बारे में। क्लियर है जी? बिल्कुल पीट दो भाई साहब, पीट दो। तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर उसके पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप केवीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हो, अगर आप DSSS के प्रिपरेशन करना चाहते हो, या बीपीएससी या कोई भी टीचिंग एग्जामिनेशन की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो, साथ में सीटेट क्यों ना हो, तो उन सभी के लिए, उन आप सभी विद्यार्थियों के लिए अगर आप विनर कोड ये इस्तेमाल करते हो तो आपको लगभग 60% का सबसे बड़ा एक महा डिस्काउंट के ऑफर के साथ आप टीचिंग परीक्षा को जुड़कर अपनी शिक्षक बनने के सपने को पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाना है और अपनी तैयारी और भी मजबूत और भी जबरदस्त कर लेनी है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर कर देंगे। ये आपके केवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है।
ये केवीएस में पूछा गया है और साथ में इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके बीपीएससी में भी पूछा गया है। चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। आंसर करते रहना है जी आपको। चलिए जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया। यहां पे पूछा गया कि निगेटिवली चार्ज कौन से होते हैं, नकारात्मक रूप से आवेशित कौन होता है। बहुत बढ़िया। कोई बीटा बोल रहा है, कोई गैमा बोल रहा है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, यहाँ पे बीटा वाले कितना लोग हैं, एक बार हाथ ऊपर कर लेंगे। बीटा वाले कितने लोग हैं? जो लोग बीटा बोल रहे हैं कि बीटा पार्टिकल जो है वो निगेटिवली चार्ज होते हैं, कितने लोग हैं जो बीटा पार्टिकल बोल रहे हैं? देखते हैं। चलिए हाथ ऊपर करेंगे, एक बार देखना चाहूंगा मैं। बहुत बढ़िया। चलो तो ठीक है, यहाँ पे ऑडियंस के हिसाब से आगे चढ़ते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को जो है 1 करोड़ रुपया मिलता है सपने में। तो आपका आंसर क्या रहेगा? बीटा रे ही रहेगा। क्या रहेगा? बीटा रे ही रहेगा। बहुत बढ़िया। और उसी तरह से ये बीटा रेज किससे बने होते हैं ये भी मुझे बता देंगे। चलिए बताइए जी। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। क्योंकि बीटा रेज जो होती है भाई साहब वो इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। किससे बनी होती है? इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। और हम सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आवेश कौन सा होता है? वो होता है, वो नकारात्मक होता है, निगेटिव चार्ज होता है। और इसी की वजह से बीटा रेज कैसी होती है? निगेटिव होती है। और अगर आपको पूछा जाता है कि ये जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें से पॉजिटिव कौन से होते हैं, इसका भी आंसर कर देंगे। और उसके पहले जो है मैं आप सभी को एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज देना चाहूंगा। एक बात मुझे बताइए, अभी अभी संडे के दिन, ठीक है, जो मैराथन हुई थी शायद उसी दिन जो है आपका करंट अफेयर का टेस्ट था। आपका करंट अफेयर का टेस्ट था। करंट अफेयर का टेस्ट था, कितने लोगों ने दिया था? कितने लोगों ने दिया था? अगर आपने नहीं दिया है या आप दिए भी हो और आपको अगर फिर से एक बार रिवीजन करना है भाई साहब, तो उसी पूरे के पूरे जनवरी मंथ के पूरे जनवरी मंथ का जनवरी महीना जो है इसका पूरा का पूरा करंट अफेयर का क्वेश्चन, लगभग 100 क्वेश्चन की एक टेस्ट जो है आप सभी के लिए फ्री में मिल सकती है। अगर आप ज्वाइन करते हो करंट अफेयर बाय टीपी। करंट अफेयर करंट अफेयर बाय टीपी, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप उसे ज्वाइन हो जाओ, आपको ये पूरा का पूरा टेस्ट जो है 100 मार्क का आपको फ्री में मिल जाएगा। और डेली के आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन या टॉपिक ऐसे डाले जाते हैं उस ग्रुप में जो करंट से रिलेटेड होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। माने कि एक बार आपने उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया तो अलग कोई भी करंट अफेयर पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस उतना ही आपने लगभग डेली का आधा घंटा भी अगर आप देते हो करंट अफेयर के उस चैनल को, तो मॉर्निंग में और इवनिंग में आपके क्वेश्चन डाले जाते हैं। अगले रात के क्वेश्चन मॉर्निंग में और दिन भर जितनी भी घटनाएं होती है वो शाम को आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर आप इसे ज्वाइन कर लेते हो तो आपका करंट अफेयर का टेंशन पूरा खत्म हो जाएगा। और ये केवल आपके शिक्षक भर्ती के लिए ही नहीं, बल्कि आप आरआरबी दे रहे हो, आरआरबी की कोई भी एग्जाम में, चाहे ग्रुप डी रहे, चाहे एनटीपीसी रहे, चाहे आप यूपीटेट दे रहे हो, चाहे आप केवीएस या कोई भी एग्जाम अगर आप दे पा रहे हो जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, उन सभी एग्जामिनेशन के लिए ये चैनल आपके लिए वरदान रहेगा। क्लियर है? क्लियर है? और जो नहीं दे पाया है वो इस चैनल को आज ज्वाइन कर लेगा। और सभी को बता दूं ये 100 मार्क की टेस्ट हमारी आज शाम को 7 बजे रहने वाली है। कितने बजे रहेगी? 7 बजे रहेगी। क्लियर है? क्लियर है? चलिए बहुत बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन के ऊपर थे पॉजिटिव चार्ज के बारे में पूछा जाता, तो पॉजिटिव चार्ज कौन होता है आपका? कहा गया वो होता है आपका अल्फा रेज होती है। कौन सी होती है? अल्फा रेज होती है। और यहां पे अगर पूछा जाता है तो बीटा, ग्यामा, ग्यामा रेज, ये रही आपकी ग्यामा रेज, ये रही आपकी ग्यामा रेज। ग्यामा रेज के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? ग्यामा रेज के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? तो याद रखना कि ग्यामा रेज के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। कोई भी चार्ज माने कि आवेश नहीं होता है। और इसी के वजह से ये एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और साथ में आपका एक्सरे जो है ये भी एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और ये दोनों भी किरणें जो आपको नजर आ रही है इसके ऊपर ना ही किसी विद्युत विद्युत
क्षेत्र का या किसी भी चुंबकीय क्षेत्र का कोई भी असर नहीं पड़ता है। क्षेत्र का कोई भी असर नहीं पड़ता है, यह आपको ध्यान में रखना है। किसके ऊपर? गामा किरणें और एक्सरे के ऊपर। और एक्सरे के ऊपर जो है क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि ये एक्सरे की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, जिसके ऊपर जो है पहले भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे। क्लियर है? क्लियर है? चलिए सभी लोग इसका आंसर कर देंगे कि एक्सरे के खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है, जिनको जो है फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चलिए, ये हमने पढ़ लिए अल्फा बीटा गामा, ये पढ़ लिए हमने, बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल सॉल्ट। ये क्वेश्चन जो है आपके सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपके सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी लोग इसका आंसर जरूर कर देंगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, फास्ट। टेबल सॉल्ट, जिसे हम खाने का नमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाने का नमक बोलते हैं। और ये कैसे बनता है जी? बहुत बढ़िया, चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे जी। कैसे बनता है? बहुत बढ़िया। कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा खाने का नमक है वो कैसे बनता है। वो कैसे बनता है? ये होता है आपका NaCl सोडियम क्लोराइड, और उसके साथ सोडियम क्लोराइड, ये हमारे नमक का फार्मूला है, बराबर है। ये होता है दो केमिकल्स के बीच का रिएक्शन। एक होता है आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैसा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो है ये मजबूत क्षार है, जिसे हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। और HCl क्या जी? एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मजबूत अम्ल होता है। इन दोनों की जब रिएक्शन की जाती है तो उसको बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसे हम बोलेंगे उदासीनीकरण। क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण की प्रक्रिया बोलेंगे। और उससे बनने वाला क्या होता है जी? ये NaCl के साथ कंबाइन हो जाता है और ये अलग बन जाएगा। मान कि यहां पे बनेगा आपका NaCl और बनेगा आपका H2O। क्या बनेगा? H2O। और ये NaCl जो है इसे ही हम बोलते हैं टेबल सॉल्ट बोलते हैं, या खाने का नमक बोलते हैं। आपको याद रखना है। क्लियर है? सभी लोग मुझे ये भी बताएंगे कि ये NaCl जो है, NaCl इसका पीएच मान कितना होता है। देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर दे पाते हैं। अगर मैं मजबूत क्षार और अगर मैं किसी भी मजबूत अम्ल को अगर रिएक्ट कर रहा हो तो इससे बनने वाला जो सॉल्ट रहेगा, इससे बनने वाला जो नमक रहेगा, उसका पीएच मान कितना रहेगा। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि ये जो NaCl बना है ये एक्चुअली आपका उदासीन होता है। कैसे होता है? उदासीन होता है। और उदासीन अगर हो रहा है तो इसका पीएच मान आपका 7 रहेगा। कितना रहेगा? 7 रहेगा। और बहुत ही बढ़िया तरीके से सभी लोगों ने आंसर किया है। बहुत ही बढ़िया तरीके से सभी लोगों ने आंसर किया है। और सभी लोग मुझे ये भी बता देंगे कि हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़े थे। अगर आपको याद आ रहा है तो हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बोले थे। यहाँ पे NaOH और HCl, इन दोनों की जो रिएक्शन हो रही है ये कौन सी प्रकार की रिएक्शन है। चलिए देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर दे पाते हैं। चलिए सभी लोग इसका आंसर कर देंगे जी। नादरीन जी, उसका सॉल्यूशन जो है आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही मिल जाएगा जी। उसकी जो आंसर की है वो भी हम डाल देंगे। चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हमने पढ़े थे ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन प्रतिक्रिया, है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद आ रहा है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, याद आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है जी? देखो ये Na इसके साथ कंबाइन हो रहा है और ये इसे डिप्लेस कर रहा है। मान कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसी है? डबल डिस्प्लेसमेंट जी। बिल्कुल शिखा भारती जी, आपने सही उत्तर दिया है। ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रहेगी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। दोहरी विस्थापन प्रक्रिया। क्लियर है जी? चलिए चलो, याद है आप सभी को, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। और ये सभी के सभी आपको ध्यान में रखना है। जब कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है तो यहाँ पे बनने वाला नमक कैसे होता है जी? यहाँ पे होता है आपका जिसका पीएच मान 7 रहेगा।
अगर जब कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करता है, जो स्ट्रॉन्ग रहेगा उसी का पीएच माने कि पीएच कितना रहेगा, 7 से कम रहेगा। जब कभी भी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर रिएक्ट कर रहा है, जो स्ट्रॉन्ग है उसी का पीएच आएगा, मान कि इसका पीएच 7 से अधिक रहेगा। और जब कभी भी दोनों भी वीक वीक है, इसका मतलब इसका भी पीएच कितना रहेगा, इसका भी पीएच आपका 7 रहेगा। तो ये सभी बातें भी आपको याद रखनी है। क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, चलिए बताइए इसका आंसर। यह आपकी सीटेट की एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, सीटेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। सब लोग इसका भी आंसर कर देंगे। चलिए बताइए, खाने वाला नमक कौन सा होता है? NaCl होता है। NaCl सोडियम क्लोराइड होता है जी। जावेद जी, खाने वाला नमक जो होता है वो NaCl होता है। एक्चुअली समंदर के पानी से जब नमक बनाया जाता है तो उसमें सर्वाधिक नमक जो होता है वो NaCl होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे होता है आपका पोटेशियम, है ना, पोटेशियम वाला नमक होता है, सोडियम नमक, पोटेशियम नमक। क्लियर है? चलिए बहुत बहुत बढ़िया, सभी लोग सही उत्तर कर रहे हैं जी, बहुत बढ़िया। चलिए सही, बहुत बढ़िया। तो इसका उत्तर क्या रहेगा कि नेचुरल इंडिकेटर, जिसे हम प्राकृतिक सूचक या संकेत बोलते हैं, वो कौन सा रहेगा? इसमें से रहेगा आपका टर्मरिक, माने की हल्दी रहेगी। क्या रहेगी? हल्दी रहेगी। और हल्दी को अगर मैंने किसी उदासीन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराया, अगर मैंने किसी से एसिड के साथ रिएक्ट कराया, या किसी मैंने बेस के साथ अगर रिएक्ट कराता हूं, माने कि किसी क्षार के साथ रिएक्ट कराता हूं, तो टर्मरिक किसके साथ रिएक्ट करने के बाद रेड हो जाएगी? तो यहां पर याद रखना कि उदासीन और एसिड के साथ हल्दी रिएक्ट नहीं करती है, तो ये कैसे रहेंगे जी? एज इट इज, माने कि पीला ही रंग आपको मिलेगा, क्योंकि हल्दी का रंग ही पीला होता है। पर किसी क्षार के साथ या किसी बेस के साथ जब हल्दी रिएक्ट करती है तो ये कैसी हो जाती है? ये हो जाती है भाई साहब आपका रेड कलर की हो जाती है। कैसी हो जाती है? रेड कलर की हो जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका ही मतलब ये होता है कि हल्दी जो होती है भाई साहब, किसी भी जो आपका बेस माने कि कोई भी आपकी जो क्षारीय वस्तु रहती है, इसे पहचानने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसे पहचानने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। और सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ये सिरका एसिडिक होता है कि बेसिक होता है। अगर आप बोलोगे कि सर ये एसिडिक होता है, माने कि अम्लीय होता है, तो इसके अंदर एसिड कौन सा होता है? ये बात जो है मुझे सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सभी लोग मुझे इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। क्लियर है जी? चलिए बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। इसे बता दोगे आप? मुझे पता है विनेगर में क्या होता है जी। बहुत बढ़िया, एसिडिक होता है। एसिडिक, बहुत बढ़िया, एसिडिक एसिड, सही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है प्राकृतिक संकेतक, ये है हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसे हम कृत्रिम संकेतक बोलेंगे। और एक होते हैं हमारे घ्राण संकेतक। कोई मुझे बता सकता है कि घ्राण संकेतक किसको पहचानने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? जो उत्तर देगा उसकी बल्ले बल्ले, बाकी भाई साहब गल्ले गल्ले। चलिए बताओ, अगर मैं घ्राण संकेतक की बात करता हूं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करता हूं, तो जनरली ये किसे पहचानने के लिए या किसके साथ रिएक्ट करने के बाद उसके अंदर जो गंध होता है वो खो देते हैं। बहुत बढ़िया जी अथर जी, बहुत बढ़िया आंसर दिए। ये होते हैं आपके जो बेस होते हैं, जो क्षारीय पदार्थ होते हैं, उनके साथ रिएक्ट करने के बाद जो घ्राण संकेतक माने कि जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं, वो अपने जो गंध है उसको खो देते हैं। और इसीलिए वो प्राकृतिक संकेतक का ही एक उदाहरण भी माना जाता है, क्योंकि वो प्राकृतिक तरीके से बताते हैं कि उनका स्मेल वो खो चुके हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि ऑनियन से मान की प्याज से बहुत ही खतरनाक बदबू आती है जब वो सड़ जाते हैं। आपने देखा होगा, ठीक है? क्यों आती है, ठीक है, वो अलग बात है। ठीक है, फिर नेचुरल इंडिकेटर में हमने लिटमस पेपर पढ़े हैं, टर्मरिक पढ़े हैं, उसके बाद आपका रेड गैबेज माने कि जो लाल गोभी होती है वो भी हमने पढ़े हैं, चाइना रोज जिसे हम गुड़हल का फूल बोलते हैं। ये सभी के सभी आपकी प्राकृतिक संकेतक रहेंगे। और कृत्रिम संकेतक की अगर मैं बात करता हूं, जिसे हम सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं, उनमें फिनोप्थिलीन और मिथिल ऑरेंज का भी एक हिस्सा होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है जी? क्लियर है? चलिए बहुत बहुत बढ़िया। इन सभी को हम अच्छे से पढ़ेंगे और इसके ऊपर जो है और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने पढ़ने हैं। तो ये एक क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए मैं एज ए होमवर्क दे रहा हूं, मैं एज ए
होमवर्क दे रहा हूं, तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। और उसी तरह से क्या आप केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप डी ट्रिपल एस भी प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप सीटेट की एग्जामिनेशन देने वाले हो, अगर कोई ऐसा बंदा है जो अभ्यर्थी, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के मुझे बताएगा कि सर मैं सीटेट की प्रिपरेशन कर रहा हूं और जुलाई 2025 की एग्जाम देने वाला हूं। उसी तरह से डी ट्रिपल एस भी और केवीएस वाले भी ले देंगे, ताकि मुझे ये पता चले कि कितने लोग जो है कौन सी एग्जामिनेशन से बिलोंग कर रहे हैं। तो उतने ही ज्यादा क्वेश्चन में उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन से लेकर आऊंगा। क्लियर हो गया है? तो क्या कैसे करना है आपको अगर समझ में आ गया है, तो एक बार जाते जाते जो है सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे, और जो नया बच्चा देख रहा है वो सब्सक्राइब भी कर देंगे, ताकि इसी प्रकार के मोर कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले क्वेश्चन जो हम हमेशा पढ़ते रहे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। कल फिर से मिलेंगे इसी जबरदस्त सेशन के साथ, जबरदस्त मोटिवेशन के साथ, अपने इस एनसीईआरटी के डी ट्रिपल एस बी, केवीएस और सीटेट की इस एग्जाम शाला में। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर।